हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कोर्स हिंदी मीडियम में आएगा। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम हिंदी में उप सहसंयोजक या जटिल यौगिक कहते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिससे आईआईटी और नीट और स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे हम उप सहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक कहते हैं, आखिर होता क्या है। उप सहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक, अगर हम नाम पे ऑब्जर्व करें तो इसका नाम ही जटिल है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हो, ऐसे यौगिक जो योगात्मक यौगिक हो, दैट मीन्स कंबाइंड हो, सपोज ए बी सी डी, इस तरह कई सारा कंपोनेंट का मिक्सचर हो, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म हो, इसे हम क्या कहें, योगात्मक यौगिक। तो ऐसे यौगिक जो योगात्मक हो, आंशिक आयनन द्वारा जलीय विलयन में एक जटिल आयन बनाते हो, दैट मीन्स अगर इसे हम जल में मिलाते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये जलीय विलयन में एक जटिल आयन बनाते हैं। किस तरह का आयन बनाते हैं? जटिल आयन बनाते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम जटिल यौगिक या फिर उप सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? उप सहसंयोजक यौगिक। तो एक डेफिनेशन जटिल यौगिक का क्लियर हुआ कि ऐसे यौगिक जो योगात्मक हो और जल में मिलाने पर उसका एक जटिल आयन बनता हो। ओके, जटिल यौगिक जलीय विलयन में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। दैट मीन्स कि जटिल यौगिक के आयन्स जो होते हैं वो तो जटिल है, अर्थात अलग अलग आयनों में विभक्त नहीं होते। जब हम जटिल यौगिक को वाटर में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, तो उसके आयन्स जो है वो अलग अलग विभक्त नहीं होते। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे एक जटिल यौगिक लिया गया है K4FeCN6, K4FeCN6,
जिसे जल में मिलाने पर हमें मिलता है 4K+ और साथ में FeCN6 4-। ये K+ को हम साधारण आयन कहेंगे, जबकि ये FeCN6 4- को हम जटिल आयन के नाम से जानेंगे। इस यौगिक का नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एक्चुअल नाम इसका कुछ और होता है, जिसे हम IUPAC नाम कहते हैं। फिलहाल के लिए हम इसका नाम क्या रखें? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ऐसे यौगिक जिसे जल में घुलाने पर, जल में मिलाने पर उसमें जटिल आयन मिलता हो, उसे हम उपसंयोजक यौगिक या फिर जटिल यौगिक कहते हैं। जटिल आयनों के अस्थायित्व के आधार पर इन्हें विभाजित किया जा सकता है। On the basis of stability of complex ion, complex compound must be divided into different categories. पहले कैटेगरी को हम देखते हैं तो इसे कहा गया पूर्ण जटिल यौगिक। क्या कहा गया? पूर्ण जटिल यौगिक, दैट मीन्स परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे वैसे यौगिक जिनमें जटिल आयन पर्याप्त अस्थायी होता है। ऐसे यौगिक जिसमें जटिल आयन की अपनी एक पर्याप्त अस्थायी होगा और यह आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स इसको पानी में और मिलाए तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, अर्थात विलयन बहुत ही कम वियोजित होता है। इसका मतलब कम टूटता है। पूर्ण जटिल यौगिक जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा और लेस डिसॉल्वेबल होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो K4FeCN6 को H2O में घुलाने पर हमें मिलता है 4K+ प्लस FeCN6 4-। इसे फिर से आयंस में विभक्त नहीं किया जा सकता है, या अगर होता भी है तो बहुत ही कम, दुर्बल वियोजित। इसलिए यहां पर लिखा है फेरोसाइनाइड आयन इतने दुर्बल रूप से वियोजित होते हैं कि इनकी प्रायोगिक रूप से हम इन्हें अवियोजित मानते हैं। मतलब ये
कॉम्प्लेक्स आयन इतना कम टूटता है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये टूटता ही नहीं है। ओके, क्योंकि विलयन में यह पृथक रूप से Fe+2 या Cn- का परिरक्षण टेस्ट नहीं देता है। तो अगर हम किसी पूर्ण जटिल यौगिक की बात करें तो उसमें प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स आयन है, उस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी दो आयन प्रेजेंट है, Fe और Cn, Fe+2 और Cn-, ये दोनों अपना टेस्ट नहीं देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये आयंस में ब्रेक नहीं हुए हैं। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगा अपूर्ण जटिल यौगिक, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। वे यौगिक जिनमें जटिल आयन कम अस्थायी होता है, ऐसे यौगिक, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें जटिल आयन कम अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय रूप से वियोजित हो, सरल आयन देते हैं तथा इनका परिरक्षण संभव हो। उदाहरण से हम समझते हैं K4CdCN4, सबसे पहले तो यह ब्रेक कर जाएगा 2K प्लस CdCN4 2-, और फिर से ये फर्दर डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद ये अपना टेस्ट भी देता है। इसलिए हम इसे अपूर्ण जटिल यौगिक के कैटेगरी में रखते हैं। एक अपूर्ण जटिल यौगिक इतना अस्थायी हो सकता है कि उसका अस्तित्व संभव नहीं हो। ध्यान रखने वाली बात है कि एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस इतना कम स्टेबल होता है कि ऐसा मानते हैं कि वो उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। विलयन में ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। यह एक द्विक लवण की तरह व्यवहार करता है। द्विक लवण, दैट मीन्स डबल साल्ट। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स को ध्यान में रखना होगा, कुछ टर्मिनोलॉजी की हमें जरूरत पड़ेगी जिसे हम पदावली कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसका डेफिनेशन अच्छी तरह से समझना चाहिए। पहला इसमें जटिल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। धनायन, ऋण आयन या उदासीन अणुओं युक्त आयन का समूह जटिल आयन कहलाता है। तो अणुओं का एक ऐसा समूह जो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो या फिर उदासीन हो, उसे हम जटिल आयन कहते हैं। जटिल आयन को हम
एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन। केंद्रीय धातु आयन जिसे हम CMI कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन। धातु आयन जो ऋणात्मक या उदासीन अणुओं के साथ जटिल बनाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। ऐसे धातु आयन जो ऋणात्मक या उदासीन अणुओं के साथ, ऐसे धातु आयन जो ऋणात्मक या फिर उदासीन अणुओं के साथ जटिल बनाता है, जटिल आयन बनाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले तो यहां पर एक कोई मेटल लिख देते हैं और साथ में हम लिख लेते हैं ABC। सपोज कि ये ABC या तो न्यूट्रल हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ABC या तो न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो, जो किसके साथ कंबाइंड हुआ है, किसी मेटल के साथ। तो इस मेटल को हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम देंगे, केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही लोन पेयर एक्सेप्टर। ऐसे CMI लोन पेयर एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही और उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। तो ऐसे धातु आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, CMI कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है उप सहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट में हम CN लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जटिल आयन में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगैंडों की संख्या। यह लिगैंड क्या है, इसे हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। फिलहाल हम कहते हैं कि जटिल आयन में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगैंडों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ओके, केंद्रीय धातु आयन प्रत्येक लिगैंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो जो भी CMI होगा वो लिगैंड से क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अतः केंद्रीय धातु आयन द्वारा जटिल आयन बनाने के लिए ग्रहण किए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ये एक दूसरा डेफिनेशन हम बनाए।
कि केंद्रीय धातु आयन प्रत्येक लिगांड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, अतः केंद्रीय धातु आयन द्वारा जटिल आयन बनाने के लिए ग्रहण किए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। केंद्रीय धातु आयन के लिगेंड के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजन बंधन की संख्या उपसहसंयोजन संख्या डेट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। सपोज कीजिए कि ये कोई CMI है और हमारे पास कुछ लिगेंड है जैसे A, B, C, D और ये सब कोई CMI के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स in a complex ion is called coordination number। जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उन सब की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है समन्वयन परियसर, समन्वय परियसर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हुए लिगेंडों को सामूहिक रूप से समन्वय परिसर कहते हैं। जैसे ये हमारा CMI हो गया और साथ साथ कुछ लिगेंड्स हो गया और इसे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यहां पर हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। इस पूरे स्फीयर को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानेंगे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और इसे ही हम समन्वय परिसर के नाम से भी जानते हैं। उपसहसंयोजन समूह को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, इस वाले ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कोष्ठक के बाहर का भाग आयनन परिसर कहा जाता है। सपोज कीजिए कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी अगर कुछ लिखा हो, जैसे लिख लेते हैं हम A, B, तो इस बाहर वाले को जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है उसे हम आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। उपसहसंयोजक समूह में उपस्थित स्पीशीज अनआयनित होती है। उपसहसंयोजक समूह मतलब इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसे हम आयोनाइज नहीं करेंगे, आयनित नहीं करेंगे। आयनन समूह में उपस्थित स्पीशीज आयनित हो जाते हैं। तो आयनन समूह में उपस्थित स्पीशीज आयनित हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इस एग्जाम्पल से हम एक समझते हैं पूरी बातों को। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसे हम उपसहसंयोजक समूह कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर है SO4, इसे हम कहेंगे आयनन समूह, आयनाइजेशन स्फीयर। इसी का एक दूसरा नाम है काउंटर आयन। ये मेटल धातु जो लिगैंड से बंधन बनाया है उसे हम
केंद्रीय धातु आयन कहेंगे। और ये लिगांड की जो संख्या है, इस लिगांड की संख्या को हम उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ओके, जैसे हम अगर एक और एग्जांपल लिखना चाहें और लिखते हैं NiNH3 होल 4 SO2, तो CMI कौन हो गया? निकेल। लिगेंड्स कौन हो गया? अमोनिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। आयनेशन स्फीयर कितना है? SO4। और अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। यह वह संख्या है जो जटिल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश को प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक संख्या है, नंबर है, जो जटिल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु पर विद्युत आवेश को प्रदर्शित करता है। जैसे एक एग्जांपल अगर लिखे K4 FeCN होल 6, तो यहां पर CMI क्या है? ये CMI हमारे पास आयरन है। तो इस आयरन में जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसे चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। और भी उदाहरण दिए गए हैं FeCN6 4- CONH3 होल 6 3+ NiCO4 में FeCONi के ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः +2 +3 और 0 है। यह ऑक्सीडेशन नंबर, इसे हम कैलकुलेट करना बाद में सीखेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये एग्जांपल में दर्शा दिया गया है कि इस उदाहरण में आयरन, कोबाल्ट और निकेल का ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 और 0 है। इसे हम नेक्स्ट टाइम या कुछ समय बाद कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जटिल आयन पर आवेश, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। केंद्रीय धातु आयन और लिगांड में उपस्थित कुल आवेश का बीजगणितीय योग होता है। कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर हम लोग चार्ज कैसे निकालते हैं? तो यह CMI और लिगांड दोनों मिलाकर जो कुल चार्ज होगा उसका बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक एडिशन, को हम लोग चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है संलग्नी, दैट मीन्स लिगेंड्स। लिगेंड्स ऋणात्मक उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर जटिल आयन बनाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। ऋण आयन या उदासीन अणु जो CMI के साथ अटैच होकर एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है, लिगेंड्स कहलाता है। ये लिगेंड्स युग्मदाता या लुईस क्षार की तरह क्रिया करते हैं।
युग्मदाता that means electron pair donor, और साथ साथ लेविस बेस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कुछ प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र लिगांड धातु से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये लिगेंड पाई अम्ल होते हैं, पाई एसिडिक लिगांड। ज्यादातर लिगांड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और साथ साथ ये लुईस बेस की तरह कार्य करता है। कुछ ऐसे लिगांड है जो प्रबल हो, जिसके लिए उदाहरण दिया गया है CO, CN। ये धातु आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये पाई अम्ल लिगैंड्स होते हैं, जिसे हमने कहा पाई एसिडिक लिगैंड्स। तो अब तक हम लोग इस चैप्टर में जो कुछ भी सीखे हैं, सबसे पहले उसका नोट्स बनाएं, वो भी हैंड रिटन में। हैंड रिटन नोट्स बनाने से फायदा यह होगा कि ये आसानी से समझ आएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।